अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कहानी नायाब एक शैतानी ताकत का दूसरा हिस्सा। जब मैंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो नायाब दरवाजे के ऊपर वाली दीवार से चिपकी हुई थी, जैसे कोई छिपकली हो। इसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। इसी वक्त वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और गिरते ही अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। मैंने डरते हुए कहा, नायाब, ये तुम क्या कर रही हो? इसी वक्त इसने मेरी तरफ देखा तो वो वाकई में नायाब नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नायाब काफ़ी उम्र की हो। वो बिल्कुल एक औरत की तरह लग रही थी। अभी मैं इसको हैरत से देख ही रहा था कि इतने में वो मर्द की आवाज़ में गुस्से से बोली, क्या देख रहा है इधर? मेरे पास आकर देख मुझे। मैं कौन हूँ, पहचान मुझे। ये मेरे साथ रहती है। इससे पूछ कौन हूँ मैं। इसको मर्द की आवाज़ में बोलता देखकर मैं तो डर से कांपने लगा। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। मैंने हिम्मत करके बाहर भागने की कोशिश की तो वो फ़ौरन दरवाजे के बीच में खड़ी हो गई और मर्द की आवाज़ में ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इसके मुंह से खून निकल रहा था। जैसे जैसे वो हंस रही थी वैसे ही इसके मुंह से खून निकल कर ज़मीन पर गिर रहा था। मुझे पता चल गया था अब इसने मुझे यहाँ से जाने नहीं देना। मैं आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ी होकर कभी मर्द की आवाज़ में हंस रही थी तो कभी औरत की आवाज़ में, लेकिन मैं आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। इतने में वाजिद मुझे आवाज़ देता हुआ ऊपर आ रहा था। वाजिद की आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी से कहा, आ जाओ वाजिद, मैं ऊपर ही हूँ। और जैसे ही वाजिद ऊपर आया तो नायाब अचानक ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वाजिद ने जब नायाब को ज़मीन पर गिरे हुए देखा तो वो दौड़कर नायाब के करीब आया और इसको उठाते हुए वाजिद ने मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं अपनी जगह से नहीं हिला, पर मैं सिर्फ इनकी तरफ देखता रहा। इतने में वाजिद ने थोड़ा तलख लहजे में मुझसे कहा, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आएँ, उठाएं इसको मेरे साथ। ये सुनते ही मैं चौंका और भागकर नायाब को उठाने में वाजिद की मदद की। फिर वाजिद ने कहा, इसको क्या हुआ था और ये इसके मुंह से खून कैसा निकला? मैंने कहा, ये नायाब नहीं है बल्कि ये कुछ और ही है। वाजिद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको? मैंने कहा, यार मैं सही कह रहा हूँ। मुझे लगता है ये मनहूस शैतानी चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आती है और कभी किसी औरत की। ये सुनते ही वाजिद ने थोड़ा तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए अपनी गर्दन को ना में हिलाया और बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता भाई। आप तो पता नहीं मेरी बहन के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। आपकी बातों से तो लगता है जैसे मेरी बहन कोई जिन या चुड़ैल है, जबकि ये बेचारी तो मासूम और नहायत ही खुश मिजाज लड़की है। फिर भी आप इसके बारे में ऐसा सोचते हैं? मैंने कहा, यार वाजिद, मैं जानता हूँ कि नायाब एक बहुत ही अच्छी लड़की है, पर मैं इन शैतानी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो कि इसके जिस्म में दाखिल हो गई हैं। वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक हो सकती हैं। मेरी ये बात सुनकर वाजिद ने कहा, अच्छा अब बस कर दें। मैं कभी नहीं मानूंगा कि कोई ऐसी वैसी चीज़ नायाब के अंदर है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर अपने भाई माजिद से पूछ लो। वाजिद ने कहा, दीमी भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको नायाब को लेकर किसी भी किस्म का कोई वहम हो गया हो। वाजिद की ये बात सुनकर मैं भी इस पर मुस्कुराने लगा, क्योंकि मुझे पता था अब इसको मैं यकीन नहीं दिला सकता। तो मैंने कहा, चलो यार छोड़ो इस बात को, जब ये होश में आए तो इसको खाना खिला देना, क्योंकि इसने अभी तक खाना नहीं खाया। वाजिद ने नायाब के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जी ठीक है।
ये सुनकर जब मैं वापस नीचे जाने लगा तो वाजिद ने मुझे पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, दीमी भाई इसको डॉक्टर के पास ना ले चलें। मैंने कहा, यार इसके मुंह पर पानी शानी मार कर देखो, हो सकता है होश में आ जाए, और अगर ना आए तो मुझे बताना, मैं डॉक्टर साहब को इधर ही ले आऊँगा। ये कहकर मैं नीचे आ गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे गुस्सा था कि वाजिद ने मेरी बात को नहीं समझा। फिर मैंने सोचा चलो खैर है, उम्मीद करता हूँ कि वाजिद की बात ही दुरुस्त साबित हो जाए और नायाब बिल्कुल ठीक हो जाए। इतने में माजिद मेरे पास आया और बोला, दीमी भाई आप नायाब के पास गए थे, क्या इसने आपको कुछ कहा? मैंने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, नहीं यार इसने मुझे क्या कहना है, वैसे भी हम लोग पागल ही हैं जो ऐसा सोचते हैं। तेरा भाई बैठा है इसके पास। माजिद ने कहा, सॉरी भाई लगता है आप गुस्से में हैं, क्या कोई बात हो गई है वाजिद भाई से? मैंने कहा, अरे नहीं यार, बस मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। तेरा भाई कहता है कि नायाब को लेकर हमें कोई गलत फहमी हो गई है और नायाब बिल्कुल ठीक है, जबकि हम दोनों ने ही इसको खौफनाक शक्ल में देखा है। मेरी ये बात सुनते ही माजिद ने इधर उधर देखा और फिर बोला, दीमी भाई आपसे एक बात करूं, लेकिन वादा करें कि किसी से मेरी ये बात शेयर नहीं करेंगे। मैंने जल्दी से इसकी तरफ तवज्जो दी और कहा, अरे बताओ क्या बात है, मैं नहीं करूँगा किसी से भी शेयर। माजिद ने कहा, ये जो नायाब है ना, ये शैतानी चीज़ है। मैंने माजिद को फिर से थोड़ा चिड़चिड़े अंदाज में कहा, यार अब तू फिर शुरू हो गया। माजिद ने कहा, नहीं दीमी भाई, जब वो 5 साल की थी तो हमने हैदराबाद में एक घर लिया था, इसमें एक पुराना बेर का दरख्त लगा हुआ था। एक बार नायाब ने खेलते हुए इस दरख्त के नीचे पेशाब कर दिया था। इसके बाद नायाब अक्सर गुम हो जाया करती थी और वो अकेली ही बिल्कुल दूर निकल जाती थी, और कभी कभी तो वो दरवाजे से बाहर निकलते ही गायब हो जाती थी। जब सब लोग इसको ढूंढ कर थक जाते थे तो वो अचानक इस दरख्त के नीचे बैठी हुई मिलती थी। इस वजह से अम्मी अब्बू बहुत परेशान हो जाते थे। फिर एक दिन दोपहर में नायाब गायब हुई तो हमने इसे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो हमें कहीं ना मिली। हमने मस्जिद में ऐलान भी करवाया, पर इससे भी कोई खबर ना मिली, और जैसे ही शाम हुई तो नायाब दरख्त की ढाल पर लेटी हुई नज़र आई। अब्बू और वाजिद भाई ने बहुत मुश्किल से इसे नीचे उतारा और अगले दिन अब्बू एक बाबा को साथ लेकर आए। इस बाबा ने जब नायाब को देखा तो बोला कि इस पर 2 हवाई चीज़ें हैं, इसके इलाज में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो इसमें ये बच्ची की जान भी जा सकती है, क्योंकि इस पर एक मर्द और एक औरत दोनों का असर है, और इनको इस बच्ची से दूर हटाना इतना आसान नहीं होगा। फिर बाबा ने एक तवीज़ बनाकर अब्बू को दिया और कहा कि इस तवीज़ को चांद की 14वीं तारीख को चांद की रोशनी में पहनाना, और याद रहे ना इससे पहले और ना इसके बाद। अब्बू ने कहा, ठीक है बाबा जी, पर इससे हमारी बेटी को कोई ख़तरा तो नहीं होगा? बाबा ने कहा, नहीं इसको कोई ख़तरा नहीं होगा, पर यह देर पा हल नहीं है, इसके लिए मुझे और पढ़ाई करनी होगी। ये कहकर वो बाबा चला गया। फिर अब्बू ने चांद की 14वीं तारीख की रात वो तवीज़ नायाब के गले में डाल दिया, तो इसके बाद नायाब काफ़ी बेहतर होने लगी थी, लेकिन वो अलग थलग रहने लगी थी। तब अम्मी और अब्बू ने हमसे कहा कि नायाब को लेकर जो कुछ भी हुआ इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करना, वरना लोग तरह तरह की बातें करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए, इसलिए इस बात को अभी भूल जाओ। हमने अब्बू से कहा, आप बेफिक्र रहें, हम इस बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे। माजिद की ये सब बातें सुनकर मैंने कहा, यार माजिद, ये तो तुम तब की बात कर रहे हो ना जब नायाब 5 साल की थी, लेकिन आज वो 16 साल की है, तो क्या अब तक इसका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ? माजिद ने कहा, नहीं दीमी भाई, यही तो सारा मसला है। जो बाबा जी नायाब का इलाज कर रहे थे, एक दिन इनका अचानक एक्सीडेंट हो गया था और वो कुछ देर हस्पताल में रहने के बाद फोत हो गए थे। लेकिन जब मेरे अब्बू इस बाबा जी से मिलने हस्पताल गए थे तो बाबा जी ने मेरे अब्बू से कहा कि इस बच्ची का इलाज मुकम्मल करवा लेना, वरना वो चीज़ें फिर से इसके अंदर समा जाएंगी
اور وہ بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں جو اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ اور جیسے جیسے نایاب بڑی ہو گئی ویسے ویسے ہی ان چیزوں کی طاقت بھی بڑھتی جائے گی اور ان کی نایاب کے لیے چاہت میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ سب سن کر ابو وہاں سے واپس آئے۔ پھر ابو نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے نایاب کا علاج مکمل کروا سکیں، پر بہت سے پاکھنڈیوں کی وجہ سے ابو کے پیسے اور ٹائم ضائع ہو گیا اور نایاب بھی کافی بڑی ہو گئی۔ اس دوران نایاب نے بہت سی عجیب حرکتیں بھی کیں، جیسے وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھے رہنا اور کچا گوشت کھانا اور رات رات دیر تک گھر سے غائب رہنا اور اندھیرے میں رہنا، اگر کوئی لائٹ جلائے تو اسے مارنے کی کوشش کرنا۔ لیکن پھر ایک دن ابو کو ایک آدمی ملا جس کو نایاب کے اندر شیطانی چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ چلا تھا، اور اس نے میرے ابو کو کہا کہ وہ نایاب کا علاج کرے گا۔ تو میرے ابو نے اس آدمی سے کہا کہ اگر ہم نایاب کی شادی کروا دیں تو کیا وہ چیزیں اس کو چھوڑ کر چلی نہیں جائیں گی؟ اس آدمی نے کہا، دیکھیں آپ لوگ یہ غلطی کبھی مت کرنا، جب تک نایاب کا علاج مکمل نہ ہو جائے تب تک اس کی شادی نہ کروانا، نہیں تو وہ چیزیں نایاب کے ساتھ اس کے شوہر کو بھی مار دیں گی، کیونکہ وہ چیزیں بچپن سے ہی نایاب پر عاشق ہیں۔ ان میں سے ایک عورت ہے جو نایاب کو اپنی بیٹی سمجھ بیٹھی ہے، اور ایک شیطان ہے جو نایاب کو پسند کرتا ہے اور وہی نایاب کو ساتھ لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے نایاب غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر ابو پریشان ہو گئے، لیکن اس آدمی نے ابو سے کہا، آپ پوری طرح اطمینان رکھیں، ہم لوگ جلد ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے، بس نایاب کے علاج کے دوران کسی بھی قسم کے گوشت کو گھر میں نہیں لانا، خاص طور پر بڑا گوشت۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، آپ اس کا علاج شروع کریں اور ہم ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کہیں گے۔ تو اس کے بعد اس آدمی نے نایاب کا علاج شروع کیا۔ وہ ہر ہفتے اس کے لیے نئے تعویذ لے کر آیا کرتا تھا اور پرانا اتار کر ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ مہینوں تک چلتا رہا۔ پھر ایک روز اس آدمی نے ایک تعویذ ابو کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ آخری تعویذ ہے جو کہ ساری عمر کے لیے نایاب کے گلے میں رہے گا، اور اب آپ لوگ نایاب کو نماز کی طرف قائل کریں۔ اگر تو اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو سمجھ لینا کہ وہ اب چیزیں اس پر زیادہ دیر تک نہیں ٹکنے والی، اور آپ کی بیٹی پوری طرح سے ان چیزوں سے آزاد ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو پھر ہمیں مزید اس کے لیے چارہ جوئی کرنی پڑے گی، اور بہتر ہوگا کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ابو نے کہا، جی بہتر ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ پھر ایک دن ابو نے نایاب کو کہا، چلو بیٹی اذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کرو۔ یہ سنتے ہی نایاب ابو کی طرف آنکھیں پھاڑے غصے سے دیکھنے لگی۔ ابو نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا بیٹی، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نایاب کچھ نہیں بولی اور ویسے ہی غصے سے ابو کی طرف دیکھتی رہی۔ جیسے ہی ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ دیا، جس سے ابو کی کلائی کی ہڈی نکل گئی، اور ابو نے چلا کر اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ پھر واجد بھائی ابو کو فوراً جراح کے پاس لے گئے اور ابو کی مرہم پٹی کروائی، اور جب ابو گھر واپس آئے تو نایاب ابو کو دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ امی نے نایاب کو خاموش کروانے کی کوشش کی تو اس نے امی کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور ہنستی ہوئی درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ پھر پوری رات درخت پر بیٹھی رہی اور طرح طرح کی آواز نکالتے ہوئے کبھی ہنستی اور کبھی روتی رہی۔ اگلے دن ابو اس آدمی کو ساتھ لے کر آئے اور اس کو سارا کچھ بتایا تو اس آدمی نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہو، اس کا حل لے کر آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے ایک تانبے سا بنا ہوا ایک کڑا نکال کر زبردستی نایاب کے ہاتھ میں پہنا دیا، جس کے پہنتے ہی نایاب فوراً ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر اس آدمی نے کہا، اب جب تک یہ کڑا اس کے ہاتھ میں ہے یہ پوری طرح سے ان چیزوں کے اثر سے بچی رہے گی، اور یہ کڑا اس کو کبھی اتارنے مت دینا، ورنہ دوبارہ اس کڑے کے پہننے پر بھی نایاب ان چیزوں کے اثر سے نہیں بچ سکے گی۔ اس کے بعد نایاب نے کبھی کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں کیسے اس نے آج پھر سے اس نے وہی کرنا شروع کر دیا، جبکہ کڑا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے واجد کی ساری باتیں غور سے سن رہا تھا کہ اتنے میں آنٹی آ گئیں، اور اپنی امی کو دیکھ کر ماجد نے میرے کان کے پاس آ کر سرگوشی میں کہا، دیمی بھائی اس بارے میں امی سے کوئی بات نہ کرنا۔
मैंने माजिद की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर माजिद वहाँ से चला गया और मैं ये सोचने लगा कि इन लोगों ने हमसे कितनी बड़ी बात को छुपा कर रखा है, जबकि नायाब के अंदर पहले से ही शैतानी चीज़ें मौजूद हैं। और मैं ये समझ रहा था कि कहीं इस पार्क में लगे दरख्त पर से कोई चीज़ इस पर आ गिरी है, पर इसका मतलब है कि नायाब पार्क में सब ड्रामा कर रही थी। कोई औरत ने इसका हाथ नहीं काटा था, जबकि वो खुद ही एक शैतानी ताकत है और अब वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में आंटी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बेटा क्या बात है, तुम थोड़ा परेशान लग रहे हो। मैंने चौंक कर कहा, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा थक गया हूँ, इस वजह से चेहरे पर थकान है और कुछ नहीं। आंटी ने कहा, ओ अच्छा ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं ज़रा नायाब को देख कर आती हूँ। ये कहकर आंटी चली गई। रात बहुत हो चुकी थी। मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे पता चल चुका था कि वाजिद भी जानता है कि नायाब में शैतानी चीज़ें हैं, लेकिन इसने मुझसे छुपाने की कोशिश की है और ऊपर से मुझे बोलता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। चलो देखते हैं अब आगे क्या करते हैं ये लोग। ये सोचते हुए मैं सो गया और रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने फ़ौरन मोबाइल पर टाइम देखा तो 3:36 का टाइम हो रहा था। फिर मैं वॉशरूम जाने के लिए उठा। जैसे ही मैं सहन में गया तो मुझे ऊपर के कमरे से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं सोचने लगा कि रात के 3:30 का टाइम है, इस वक्त ये कौन बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और साथ में हंस भी रहे हैं, जबकि बाकी तमाम कमरों में खामोशी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है कि वाजिद वगैरह जाकर आपस में बातें कर रहे होंगे, क्योंकि वो ऊपर की मंजिल पर सोते थे। लिहाजा मैं वॉशरूम में चला गया। इतने में मुझे किसी के तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई और फिर वापस तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे आया और फिर वापस ऊपर चला गया हो। ऐसा 2-3 बार हुआ। मैं वॉशरूम से बाहर आया तो फिर से लोगों के हंसने की आवाज़ें आने लगीं। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि इस वक्त पूरे घर में सन्नाटा था और ऐसे में इनके हंसने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ऊपर जाकर देख ही लूँ। ये सोचते हुए मैं ऊपर जाने लगा और वो आवाज़ें और ज़्यादा साफ सुनाई देने लगीं, लेकिन ये ऐसे लोगों की आवाज़ें थीं जो पहले मैंने घर में नहीं सुनी थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर गया और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि ऊपर सिर्फ नायाब थी और वो ज़मीन पर बैठकर किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वो किन से बातें कर रही थी वो नज़र नहीं आ रहे थे, पर इनकी आवाज़ें आ रही थीं। ये सब देखकर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया और मैं दीवार की आड़ लेकर छुप गया, लेकिन वो बातें करते करते हंस रहे थे। नायाब किसी से कह रही थी, मैं तो 1-2 शिकार करके ही जाऊंगी यहाँ से। इतने में एक मर्द की आवाज़ आई। वो कह रहा था, आज एक शिकार तो बच गया, अगर इसका भाई ना आता तो मैं इसकी गर्दन ही मरोड़ देता। मैं ये सब छुप कर सुन और मैं समझ गया था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि जब नायाब शैतानी हालत में दरवाजे पर खड़ी थी तो वाजिद ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से नायाब बेहोश होकर गिर गई थी। इतने में वो मर्द फिर से बोला, अगर इस बार वो मेरे सामने आया तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही नायाब हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम इस दीमी की बात कर रहे हो। वही मुझे शक की नज़र से देखता रहता है, लेकिन दीमी से पहले मुझे इसके दोस्त का शिकार करना है। जब मैं इनके साथ गई थी तो सारे रास्ते वो शीशे से घूर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करने लगा है, क्योंकि जब मैं पार्क में बैठी हुई थी तब भी वो मेरे पास आकर बैठा हुआ था और मुझे बोल रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। नायाब की ये बात सुनते ही इसी मर्द की आवाज़ आई। इसने गुस्से से नायाब को कहा, नहीं, तुम मेरी हो और तुम अब इसके सामने नहीं जाओगी, इसको तो मैं ही मार दूंगा। नायाब ने हंसते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे किसी के साथ नहीं देख सकते, पर इसका शिकार तुम मुझे ही करने दो। तो नाजरीन, ये था नायाब एक शैतानी ताकत का दूसरा हिस्सा।
اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل نویلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔